पिछले वीडियो में पछुआ पौन की पेटी अधूरी रह गई थी। पछुआ पौन की पेटी को हम इसमें कंप्लीट करते हैं और साथ ही ध्रुवी पौनों की पेटियों पर भी बात करते हैं। ठीक है, वीडियो छोटा होगा। अगर पिछला वीडियो उसकी मेमोरी फुल नहीं हुई होती तो उसी में कंप्लीट हो जाता, लेकिन आइए बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। तो हमने बताया था कि पछुआ पौने जो कि दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों के मध्य महासागरों की प्रधानता है। इसके चलते पछुआ पौने अत्यधिक वेग से प्रवाहित होती हैं। इसके चलते अलग अलग अक्षांशों में हम इन्हें अलग अलग नाम देते हैं। ये सब हो चुका है। पछुआ पौन की पेटी की एक और विशेषता है। पछुआ पौन की पेटी में देखिए वायु राशि एक संकल्पना है। हम वायु राशि एक नाम लेने जा रहे हैं अभी। वायु राशि एक अलग चीज होती है। वायु राशि एक बड़े धरातल पर जब पवन लंबे समय तक स्थिर रहती है, एक बहुत विस्तृत धरातल पर जब पवनें एक निश्चित समय तक स्थिर रहती हैं, तो पवनें क्या करती, जब बहती नहीं स्थिर रहती हैं, तो पवनें उस धरातल की विशेषता को एक्सेप्ट कर लेती हैं। मतलब धरातल में जो तापमान है उस तापमान के बराबर अपना तापमान बना लेंगी और धरातल में जो आर्द्रता है उस आर्द्रता को एक्सेप्ट कर लेंगी। तो एक वायु राशि का अपना तापमान, आर्द्रता और वायुदाब होता है। और वायु राशि जो होती है उसमें ऊर्ध्वाधर किसी भी तल पे आप चले जाएं ऊंचाई तक, एक ही समान आर्द्रता, वायुदाब और तापमान पाया जाता है। इसको हम कहते हैं कि कोई भी वायु राशि भौतिक लक्षणों में एक समान होती है ना। कोई भी वायु राशि किसी भी तल पर, किसी भी ऊर्ध्वाधर तल पर भौतिक लक्षणों में एक समान होती है। और वायु राशि का अलग अध्याय है, इसके बाद ही वो पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए पछुआ पौन की पेटी में जो कमाल होता है उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा वायु राशियों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो वायु राशि का अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी है। तो प्रत्येक वायु राशि अपने गुण धर्म में उसका एक स्वतंत्र स्वभाव होता है, उसका एक भौतिक लक्षण होता है। तो जब भी दो वायु राशियां आपस में नजदीक आती है ना, जैसे मान लेते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो वायु राशि बनी विस्तृत धरातल में, उससे हम कहते हैं उष्ण गर्म वायु राशि। और ध्रुवी पौनों की पेटी में जो वायु राशि बनती है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय शीतल वायु राशि। तो ध्रुवीय क्षेत्रों की वायु राशियां ठंडी होंगी, उष्ण क्षेत्रों की वायु राशियां गर्म होती हैं। तो ये दोनों वायु राशियां धीरे धीरे संचलन करते हुए चली आती हैं पछुआ पौन की पेटी में। तो वायु राशि कोई भी गुण धर्म में उसकी एक अलग पहचान होती है, उसका अपना गुण धर्म होता है, भौतिक गुण धर्म कह सकते हैं, उसका भौतिक लक्षण होता है अपना, वही उसकी विशिष्टता होती है। तो जब दो वायु राशियां एक दूसरे के नजदीक आती है ना, तो एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाती हैं। एक दूसरे से जब आएंगी तो समीप आकर ठहर जाएंगी। ठहरने के बाद उनके जो किनारे होते हैं जब जैसे आपस में सटेंगे तो उसके आगे वो नहीं बढ़ पाते, घुल मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे से, है ना। तो उन दोनों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है। उनके मध्य जो संक्रमण क्षेत्र बनता है उसकी भी एक खास चौड़ाई होती है ना। संक्रमण क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है, चाहे तापमान हो चाहे आर्द्रता हो। वायु राशि एक विस्तृत धरातल में आप बहुत दूर तक भी चले जाएंगे, किसी वायु राशि में कई किलोमीटर तक भी चले जाएंगे तो तापमान और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन उनके बीच जो संक्रमण क्षेत्र बनता है ना, उसमें तापमान और आर्द्रता में बहुत शीघ्र परिवर्तन आता है। एक संक्रमण क्षेत्र होता है। उसी संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वाताग्र नाम देते हैं। क्या? वाताग्र। वाताग्र भी एक अलग अध्याय है। वायु राशि पहले पढ़ेंगे, फिर वाताग्र पढ़ेंगे, फिर हम शीतोष्ण चक्रवात पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी संक्रमण क्षेत्र को हम वाताग्र कहते हैं। वाताग्र सीधा नहीं होता है और नहीं क्षैतिज होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। वाताग्र कैसा होगा? हमेशा झुका होगा। उसे हम कहते हैं ढलुआ सीमा सतह। ढलुआ सीमा सतह। इस वाताग्र या ढलुआ सीमा सतह के सहारे जो गर्म वायु राशि इधर से आई है और इधर से जो ठंडी वायु राशि आई है, उस ढलुआ सीमा सतह के सहारे उष्ण वायु राशि ध्रुवीय शीतल वायु राशि के ऊपर आरोहण करती है, मतलब ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है। क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, है ना। गर्म हवा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आएगी। तो बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है उसी वाताग्र के सहारे गर्म हवा उष्ण वायु राशि ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है ना। तो इन्हीं वाताग्रों के सहारे जो बीच में संक्रमण क्षेत्र है
उन्हीं वाताग्रों के सहारे कालांतर में शीतोष्ण चक्रवातों का जन्म होता है। उन वाताग्रों पर पहले एक तरंग बनता है, तरंगों को भरने के लिए चारों तरफ हवाएं चलने लगती हैं और धीरे धीरे चक्रवात का उद्भव हो जाता है। चूंकि ये चक्रवात पछुआ पवन की पेटी में पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण चक्रवात। क्योंकि ये उष्ण है, ये शीत है, तो बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीतोष्ण कहलाता है। तो पछुआ पवन की पेटी में इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इन्हें हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो हम जो अगले पैरा में बताने जा रहे थे 40, 50, 60 के बाद अगला पैरा इसमें होगा कि अक्सर प्रायः पछुआ पवन की पेटी में उष्ण गर्म वायु राशि और शीतल ध्रुवीय वायु राशियां जब एक दूसरे के समीप आ जाती हैं तो दोनों एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाती और उन दोनों के मध्य एक संक्रमण या ढलुआ सीमा सतह का निर्माण होता है, जिसे वाताग्र कहते हैं। कालांतर में इन्हीं वाताग्रों के सहारे शीतोष्ण चक्रवातों का उद्भव हो जाता है। ये चक्रवात पछुआ पवन की पेटी में पश्चिम से पूरब की ओर संचलन करते हैं या गमन करते हैं। चक्रवात जब बन जाता है तो गमन कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ भागते रहते हैं, है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ भागते रहेंगे गोल गोल घूमते हुए। तो ये चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात पछुआ पवन की पेटी में पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। अभी तक जितना बताया उतने से तो समझ में आ ही गया होगा आपको मोटा मोटा। उष्ण वायु राशि, ध्रुवी शीतल वायु राशि एक दूसरे के समीप आएंगी, घुल मिल नहीं पाएंगी, वाताग्र का निर्माण होगा दोनों के मध्य, अर्थात संक्रमण क्षेत्र में वाताग्र के सहारे कालांतर में शीतोष्ण चक्रवातों का उद्भव होता है। ये शीतोष्ण चक्रवात पछुआ पवन की पेटी में पश्चिम से पूरब की ओर गमन करते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों के चलते ही पछुआ पवन की पेटी में मौसम काफी परिवर्तनशील होता है। महीनों तक कपासी मेघ छाए रहते हैं, कपासी बादल, और फुहार के रूप में धीरे धीरे महीनों तक वर्षा होती है, जिससे जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवहन व्यवस्था ठप हो जाती है, वायुमंडल की दृश्यता काफी घट जाती है, क्योंकि जब बरसात फुहार के रूप में होती है ना तो दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो इन कटिबंधों में यहाँ तो कोई महाद्वीप है ही नहीं। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे क्या है आप देखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका। आप अक्सर फिल्मों में देखते होंगे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, अमेरिका के क्षेत्रों में फुहार के रूप में इतनी बरसात हो रही है और हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान जैसा वातावरण रहता है, हवाएं भी चलेंगी, फुहार के रूप में वर्षा भी होगी। ये जो वर्षा होती है ना हवाओं के साथ, ये शीतोष्ण चक्रवातों से होती है। शीतोष्ण चक्रवातों का उद्भव प्रायः पछुआ पवन की पेटी में स्थित देशों में ही होता है ना। ये हो गया आपका पछुआ पवन की पेटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ध्रुवीय पवनों की पेटियां। हेडिंग डालेंगे आप ध्रुवीय पवनों की पेटी। इसमें जानने लायक कुछ खास नहीं है, वही कहानी है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर उत्पन्न वायु दाब प्रवणता के चलते पछुआ पवनों की उत्पत्ति हो जाती है। कौन सा उच्च दाब, कौन सा निम्न दाब? ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर उत्पन्न वायु दाब प्रवणता के चलते ध्रुवीय पवनों की उत्पत्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में, अब बार बार तो नहीं कहेंगे ना कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी ध्रुवीय पवन कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी, देखिए दक्षिण पूर्व की तरफ से आ रही है, दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ध्रुवीय पवनों की पेटी के बारे में जानने लायक एक खास बात है। इनका उद्भव कैसे होता है, सिंपल सी बात है, तो 3 कोशों में अलग अलग कैसे इनका उद्भव होता है समझ ही चुके हैं। उच्च से निम्न की तरफ उत्पन्न वायुदाब प्रवणता के चलते। तो यहाँ एक खास बात है। खास बात क्या जानने के लिए, ध्रुवीय पवनों की पेटी में एक खास बात, पैरा चेंज करके जोड़ दीजिएगा, बता रहा हूं। जो सूरज है ना, सूर्य, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और साथ ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसलिए हमें ऐसा अनुभव होता है कि सूर्य की किरणें उत्तरायण होती है और दक्षिणायन होती है। वास्तव में सूर्य अडिग है, स्थिर है पृथ्वी के सापेक्ष। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। लेकिन पृथ्वी चूंकि 23.5 अंश झुकी है, इसके चलते सूर्य की लंबवत किरणें कभी उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादा पड़ती हैं तो कभी लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में अधिक पड़ने लगती हैं। इसी को हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना। ये तो जीके की बातें यहाँ पढ़ चुके हैं भूगोल में। तो चूंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसका प्रभाव इन पेटियों पर भी पड़ता है, क्योंकि इनमें से कुछ पेटियां तापी कारणों से उत्पन्न होती हैं। जैसे विषुवत-रेखीय निम्न दाब की पेटी का उद्भव कैसे होता है, जो विषुवत-रेखीय निम्न दाब पेटी की बात कर रहा हूँ, दबाव पेटी की बात कर रहा हूँ।
ये तापीय कारणों से उत्पन्न होती है। अत्यधिक तापमान का क्षेत्र हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, है ना, तो निम्न वायुदाब बन जाता है धरातल पर। तो इसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है। तो एक बात बताइए, ऐसी वायुदाब पेटी जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है, अगर सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होगा तो वो पेटी भी उत्तर या दक्षिण की तरफ खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी? खिसकेगी ना, ठीक है। तो ये जानने के लिए बताया। तो ध्रुवीय कोनों की पेटी में होता क्या है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो जो उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी यथावत रहती है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक पड़ेगी तो निम्न दाब की पेटी, क्योंकि जहां तापमान अधिक है वहां हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। तो जब तक सूर्य उत्तरायण रहता है तो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी यथावत रहती है। लेकिन जब यथावत रहती है और ध्रुवीय पवनों का प्रवाह 65 अंश अक्षांशों तक ही हो पाता है। ध्रुवीय पवनों का प्रवाह 65 अंश अक्षांशों तक ही हो पाता है, क्योंकि ये पेटी यथावत है। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो महाद्वीप गर्म हो जाते हैं, परिणामस्वरूप उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी यथावत रहती है और ध्रुवीय पवनों का प्रवाह 65 अंश अक्षांशों तक ही होता है। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। जब महाद्वीप अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं तो कब? जब सूर्य दक्षिणायन होता है, सूर्य की लंबवत किरणें जब दक्षिण में ज्यादा पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप महाद्वीपों पर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी का लोप हो जाता है। यहाँ अत्यधिक ठंडा पड़ने लगा, जब ठंडा पड़ने लगा तो हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठेंगी ना, और जब हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठने लगी धरातल पर तो यहाँ पर निम्न दाब की पेटी कैसे पाई जाएगी? उसका विलोपन हो जाता है, समाप्त हो जाती है। कब? जब सूर्य दक्षिणायन होता है। तो ऐसी स्थिति में धरातल पर निम्न दाब की पेटी समाप्त हो जाती है, उसका विलोपन हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि ध्रुवीय पवनों का विस्तार अश्व अक्षांशों तक हो जाता है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र ध्रुवीय पवनों की चपेट में आ जाता है। यहां तक क्या है? चाइना। हम दिसंबर में ठंडी का अनुभव करते हैं। हम विषुवत रेखा यहाँ है, हमारा देश कहाँ है? विषुवत रेखा के उत्तर में हमारा देश यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे विषुवत रेखा के उत्तर हमारा देश यहाँ पे। दिसंबर जनवरी में हम बहुत ज्यादा ठंडी का अनुभव नहीं करते हैं। यूरोपीय और अमेरिकन या रसिया देशों के लोग मानते हैं कि भारत में ठंडी पड़ती ही नहीं। यही कारण कि जब वो घूमने आते हैं तो ठंडी के दिनों में भी हाफ पैंट पहन के घूमते रहते हैं। भारत में ठंडी नहीं पड़ती है। अब ये हमारी अलग बात है कि हम लगते हैं कांपने, कंबल चाहिए, स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, मफलर चाहिए, जबकि उन्हें यहाँ आने पर दिसंबर जनवरी में ठंडी नहीं लगती है। हमें ठंडी से बचाता कौन है? हिमालय। हमें ठंडी से कौन बचाता है? हिमालय। हिमालय के चलते शीतकाल कब पड़ता है? जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो ध्रुवीय पवनों का विस्तार हो जाता है अश्व अक्षांशों तक। लेकिन चूंकि भारत के उत्तर में हिमालय है, इसलिए हिमालय के चलते ये ध्रुवीय पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। अगर हिमालय नहीं होता तो वास्तव में भारत में भी जबरदस्त ठंडी पड़ती है ना। तो ऐसे समय में जबकि भारत में बहुत नाम मात्र की ठंडी पड़ती है दिसंबर में, उसी समय दिसंबर जनवरी में हिमालय के उत्तर में कौन सा देश है? चाइना। उसी समय काल में चाइना, पूरा रूस और चीन ध्रुवीय पवनों के प्रभाव में रहता है और यहाँ पर जबरदस्त शीत ऋतु का आगमन हो जाता है, जबकि भारत में हिमालय के चलते ये पवनें प्रवेश नहीं कर पाती। ये तो समझने के लिए बता रहा था। तो हमने कहा था कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो महाद्वीप अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं, हवाएं भारी होकर नीचे बैठने लगती हैं, जिसके चलते उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी का विलोपन हो जाता है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय पवनें विस्तृत होकर अश्व अक्षांशों तक चली आती हैं और ध्रुवों से लेकर अश्व अक्षांशों तक के क्षेत्र प्रबल शीत ऋतु के चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ध्रुवीय पवनों की पेटी। आपने मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यापारिक पवन की पेटी हो, पछुआ पवन की पेटी हो, ध्रुवीय पवन की पेटी हो, इसे अच्छे से समझा होगा
हमने यहाँ ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली हवाओं की बात नहीं की, यहाँ पे सारी हवाएं धरातल पर चलने वाली हैं। यानी वायुमंडलीय परिसंचरण का मतलब होता है धरातल पे जो पवनें चलती हैं साल भर, उसकी बात कर रहा था। वायुदाब पेटियों के अंतर्गत मैंने ऊपरी वायुमंडल की में चलने वाली पवनों की बात की थी। इसके अलावा वायुमंडलीय परिसंचरण तो एक सामान्य सा टॉपिक हो गया। हमने कहा था ना कि 7 पवनों की पेटियां पाई जाती हैं, इसलिए धरातल पर वायुमंडलीय परिसंचरण 3 अलग अलग कोशों में विभक्त हो जाता है। तो एक अलग चैप्टर बनता है त्रिकोशिक रेखांशिक परिसंचरण। त्रिकोशिक रेखांशिक परिसंचरण। त्रिकोशिक रेखांशिक परिसंचरण में आप न केवल धरातली पवनों के बारे में पढ़ेंगे, जब अगला अध्याय आप त्रिकोशिक रेखांशिक परिसंचरण पढ़ेंगे तो उसमें आप केवल धरातली पवनों के बारे में बात नहीं करेंगे, वास्तव में तब उसमें दोनों गोलार्धों में जो तीनों कोश बनते हैं उस पर बात होगी। कौन कौन से कोश बनते हैं? पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। है ना? चलिए समझने के लिए बता रहा हूं। इस कोर्स में हम धरातली पवनों के बारे में तो पढ़ते ही हैं। हवाएं विषुवत रेखा पर गर्म होकर ऊपर उठती हैं। आपने जब 7 वायुदाब पेटियां पढ़ी थी तो उसमें इस चीज को की हमने हल्की सी झलक दी थी, लेकिन इसकी पूरी झलक तब मिलेगी जब आप त्रिकोशिक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हवा बैठती है कि उठती है? यहाँ पे तो उठती है क्योंकि IT से जेट का क्षेत्र है। यहाँ पर हवा नीचे बैठती है, मतलब उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। ये देखिए, ये हवाएं यहाँ गई, यहाँ पे बैठ रही है ना? उसी तरह से यहाँ पे भी हवा बैठेगी। उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, यहाँ भी हवा ऊपर उठ जाएगी, फिर आएगी और पास और फिर नीचे बैठ जाएगी। आप हवाओं के जो गोल गोल घूमने का क्रम है मैं उसे समझा चुका हूं, ऐसे ही आपको समझा रहा हूं कि इसी को हम कहते हैं त्रिकोशिक रेखांशिक परिसंचरण। 3 कोशों के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी दोनों गोलार्धों में 6 कोश बनते हैं। हेडली सेल, फेरल सेल, ध्रुवीय सेल, इनका अलग अलग नाम है, हेडली सेल, ध्रुवीय फेरल सेल और ध्रुवीय सेल। तो अगला अध्याय है त्रिकोशिक रेखांशिक परिसंचरण। ठीक है, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, मिल गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अवेलेबल हो जाएगा। आप नोट्स देखकर बढ़िया से लिख सकते हैं, अपना नोट बना सकते हैं। वैसे नोट देख लेंगे तो इसमें समझने लायक कुछ रह नहीं जाएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। मिलते हैं अगले अध्याय में त्रिकोशिक रेखांशिक परिसंचरण। नमस्कार।